A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. Today we are going to start a new topic. Topic name is shareholder equity. Shareholder equity start करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा recap दे दूं. We have completed all three segments. Like हम लोग अगर बात करें कि हमने जब स्टार्ट किया था अपना अकाउंटिंग का प्रोसीजर, तो वी टॉक्ड अबाउट टू पोर्शंस ऑफ बैलेंस शीट. मतलब यहाँ पर हमने एसेट्स की बात की थी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज. लायबिलिटीज लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी. ठीक है. These are the sources to buy the resources. जो आपके पास एसेट्स हैं इनको हम रिसोर्सेज भी कहते हैं. इन रिसोर्सेज को यूज करके हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस करके उसके एक्सपेंसेस करते हैं, खर्चे करते हैं, वहां से हम प्रॉफिट गेन करते हैं, उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम कर रहे होते हैं. हम लोगों ने पिछले कई लेक्चर्स में करंट एसेट्स को डील किया. उसके बाद हमने फिक्स एसेट्स के बारे में और उसके अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी बातें पढ़ी. ठीक है, जो हमारा रीकैप है सारा, करंट एसेट्स के अंदर हमने अकाउंट रिसीवेबल की मैनेजमेंट को देखा, हमने फाइनेंशियल एसेट्स को देखा, हमने कैश मैनेजमेंट को देखा. ठीक है, हमने सारे शॉर्ट टर्म एसेट्स और जो लिक्विड एसेट्स थे उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की, उनके अकाउंटिंग से रिलेटेड हमने बातें की. फिर हम फिक्स एसेट्स की तरफ आ गए, ऐसे एसेट्स जिनको 1 साल से ज़्यादा जिनका बेनिफिट्स होता है बिजनेस को, उनके ऊपर हमने उनकी एक्विजिशन के ऊपर बात की. जिस तरह एसेट्स को ख़रीदना हो, नेचुरल रिसोर्सेज को ख़रीदना हो, हमने इंटेंजिबल एसेट्स को ख़रीदना हो, उसकी अकाउंटिंग की बात की. फिर हमने डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की बात की. डेप्रिसिएशन जो टेंजिबल एसेट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन होती है, जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं जिस तरह आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनकी अमोर्टाइजेशन होती है. ठीक है, और जो अब आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी डिप्लीशन होती है, तो उसके ऊपर हमने डिस्कशन की. और फिर एट द एंड हमने इसके डिस्पोजल्स की भी एंट्रीज पास की. जब हमने फिक्स एसेट्स में एसेट्स को कन्वर्ट किया तो एसेट्स में हमने करंट एसेट्स भी कवर कर लिए और फिक्स एसेट्स भी कवर कर लिए. प्रीवियस सम लेक्चर्स से हम लोग लाइबिलिटीज को भी कवर कर रहे थे और लाइबिलिटीज के अंदर जो है हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को देख रहे थे. ठीक है, जो जो लाइबिलिटीज मेच्योर हो जाती हैं विद इन 1 ईयर, उसके अंदर हमने कई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के बारे में डिस्कशन की, ट्रेजरी बिल्स के बारे में डिस्कशन की, कमर्शियल पेपर्स और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के बारे में. फिर हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के बारे में डिस्कशन की, जिसमें हमने बॉन्ड से रिलेटेड जितनी एंट्रीज थी और बॉन्ड्स को खरीदना, फिर उनके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करना, फिर उसके ऊपर उसको मेच्योर होता है तो मेच्योरिटी के ऊपर उसको डिस्पोज ऑफ करना, ये सारी एंट्रीज जो हैं हमारी लास्ट लेक्चर का पार्ट बनी रही. ठीक है, तो हमने करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के ऊपर डिस्कशन कर ली हुई थी. अब जो हमारा पोर्शन रह गया है दैट इज, अगर हम अकाउंटिंग के जो तकरीबन फाइनल चैप्टर्स में से है हमारे पास, दैट इज दी ऑनर्स इक्विटी. ऑनर्स इक्विटी को हमने कवर करना है. ठीक है, और ऑनर्स इक्विटी को हम अगर हम स्टॉक होल्डर्स से कहेंगे जी ये दीज आर ओवर स्टॉक होल्डर्स. अगर हम मैनेजमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें, ठीक है, और शेयर होल्डर्स एक्चुअली दीज आर द पीपल हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स के मालिक होते हैं. तो इसका मतलब है कि आपके जो सोर्सेज हैं वो मेनली दो हिस्सों के ऊपर डिवाइड होते हैं. डेट डेट जो कवर करता है वो लाइबिलिटीज डेट के पोर्शन को, जो उधार है ये वो वाले सोर्सेज हैं जो हम बाहर से पूरे करते हैं. नाउ अदर है हमारे पास इक्विटी. ठीक है, जिसको हम ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं डेफिनेटली. नो दीज ये जो सोर्सेज हैं फंड के सोर्सेज, ये हमें हमारे जो मालिक हैं उनसे मिलता है, ऑनर से मिलता है. और कंपनी जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि ऑनर्स इक्विटी आपका मेनली जो डिस्कशन का पार्ट बनता है वो कॉरपोरेशंस में बनता है, बड़ी बड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनीज में बनता है. वहां पे छोटे छोटे शेयर होल्डर्स बेतहाशा होते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं. सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप, उसके अंदर तो आपके पास सोल ट्रेडरशिप के ऊपर के अंदर एक बंदा होता है. पार्टनरशिप के अंदर आपके पास जो है
बैंकिंग कंपनियां 10 बंदे हो जाते हैं, अगर उससे ज़्यादा तो 20 बंदे हो जाते हैं, तो 20 बंदों के आपके पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप के अंदर आप लोग जो है 20 तक लोग मिलकर जो है कारोबार चला सकते हैं। अगर आपने अपना स्कोप बढ़ाना है, एक्सपेंशन करनी है, तो आप फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी और कॉरपोरेशन जिसके जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो मालिक बन सकते हैं। सो कॉरपोरेशन की जब हम बात करें तो कॉरपोरेशन इज़ द entity which is created by law, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 2017 के मुताबिक, ठीक है। इससे पहले कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक जो है वो कंपनीज बनाई जाती थी, लेकिन नया लॉ हो गया, उसके मुताबिक ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो है बनाई जाती है। अच्छा, इसकी एक और फीचर्स है, कॉर्पोरेशन दैट आर क्रिएटेड बाय लॉ, इट हैज इट्स इट्स ऑन कॉमन सील, ठीक है। अब इससे क्या मतलब है कि आप जो है कॉमन सील से मतलब क्या है यहाँ पे, कॉमन सील से मुराद यहाँ पर हमारे पास आ जाती है कि ये अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखती है। मतलब इट इज दिस कंपनी इज दी आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ जिसकी अपनी कॉमन सील होती है, ये खुद डिसीजन ले सकती है। इट कैन रन अ केस बाय इटसेल्फ, इट कैन सू एनीवन और इट कैन बी सूड, और कॉर्पोरेशन के ऊपर आप कर सकते हो, किसी इंडिविजुअल से लिंक नहीं है, ये वो एक कॉमन आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। और ये एग्जिस्ट, और इसकी कॉमन सील होने की वजह ये कि ये एग्जिस्ट करती है सेपरेट सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर्स, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इसकी मैनेजमेंट जो उनसे क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, ठीक है। और इट हैज़ इट्स ओन राइट्स एंड प्रिविलेजेस, ठीक है, ऑन राइट्स एंड प्रिविलेजेस, ठीक है। तो इसकी जो ऑनरशिप है, मतलब अगर आप इसकी ऑनरशिप की बात करें, ठीक है, इसकी जो ऑनरशिप है और वो इट कैन बी प्राइवेट, ठीक है, मतलब सिंगल पर्सन कॉरपोरेशन भी हो सकती है, इट कैन बी और क्लोजली हेल्ड, ठीक है, कुछ खास लोग मिलकर भी ये कॉरपोरेशन बना सकते हैं। और मोस्ट कॉमनली जो यूज होती है, जो हम लोग जिसको देखते हैं कॉमनली, दैट इज द पब्लिकली हेल्ड कॉरपोरेशंस, ठीक है। ये पब्लिकली हेल्ड कॉरपोरेशन का मतलब है कि इनके जनरल पब्लिक के पास इस कॉरपोरेशन के क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। इसके जो कॉमन शेयर होल्डर जो हैं वो जनरल पब्लिक होती है, कोई भी इसके शेयर जो है वो खरीद सकता है, ठीक है। तो ये इसके पास हैं। इसके बाद अगर हम देखें, अगर हम सोल ट्रेडर हैं, हम लोग पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म में हैं, तो हमें क्या फ़ायदा हो कि हम कॉरपोरेशंस की तरफ चले जाएं, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस, वो पता होने चाहिए, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंपनीज को रजिस्टर्ड करवाएं। सो एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पर। सबसे पहला एडवांटेजेस ये है कि जी एक्सपेंशन है, ठीक है, एक्सपेंशन होती है, बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इवन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की शक्ल अख्तियार कर जाता है। उसके बाद इसमें जो फ़ायदा होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा जो है लिमिटेड लाइबिलिटी का फ़ायदा है,
लिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है जी? लिमिटेड लाइबिलिटी ये होती है कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, उतने ही आप लायबल हो। ठीक है, मतलब मैं जितनी ही ओनरशिप है ना मेरी कॉरपोरेशंस में, मैं उतना ही लूज करूंगा अगर कॉरपोरेशन जो है वो किसी तरह बैंकरप्ट हो जाती है। मेरा जितना पैसा लगा हुआ है वही ज़ाया होगा। इन केस ऑफ सोल ट्रेडर, आपने किसी से उधार लिया, आपका कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार बंद हो गया, वो आप लायबल हैं, आप अपने पर्सनल एसेट से उसके पैसे वापस करोगे जिससे आपने उधार लिया हुआ है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप यही सही सिलसिला है कि आप जो है पर्सनली लायबल होते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसके अंदर। लेकिन जब आप कॉरपोरेशन की तरफ चले जाते हैं तो उसके अंदर जो है आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया हुआ है उस कॉरपोरेशन में, आप वहां तक ही बस लायबल हैं, उससे ज़्यादा आप लायबल नहीं हैं। उससे आगे जो चीज़ आपके पास आ जाती है जी, इजीली आप अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे, मतलब पार्टनरशिप के अंदर भी दूसरे पार्टनर्स को पूछना पड़ता है। अगर दूसरे पार्टनर्स की इजाज़त हो तो दूसरे आप अपनी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो ओनरशिप। लेकिन इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन, देयर इज़ द ईज़ी ट्रांसफरेबिलिटी। सो ट्रांस मतलब आप स्टॉक मार्केट में जाओ, उधर उसका शेयर जो है लिस्टेड होता है कॉर्पोरेशन का, आप उधर जाके जो है वो शेयर जो प्राइस आ रही होती है मार्केट के अंदर, उस मार्केट के ऊपर शेयर किसी और शेयर होल्डर को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसकी एक ट्रांसफरेबिलिटी होती है इसके अंदर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप जो है वो ईज़ी हो जाती है इसकी, अगर आप कॉरपोरेशंस की तरफ जाते हो, क्योंकि कॉरपोरेशंस ही आपके शेयर्स इश्यू करती हैं। हम इक्विटी का पार्ट पढ़ रहे हैं, शेयर होल्डर का शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट हुआ, तो कॉरपोरेशंस को देखना, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि हम फिर इक्विटी की तरफ जा सकें। ठीक है, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव होता है इनका, इनका एक प्रिंसिपल होता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन का। गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब ये होता है कि द कॉर्पोरेशंस आर कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, वेदर उसका मालिक एग्जिस्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो। ठीक है, कॉर्पोरेशन जो है ये देयर इज अ कॉन्टिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस इधर रहती है जब आप कॉर्पोरेशंस के अंदर जाते हैं। तो मेन इसके एडवांटेजेस हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जिस तरह अगर आप देख लें, आपके पास जो है वो स्टीव जॉब्स नाउ डेड। सो आफ्टर हिज डेथ एप्पल डजंट स्टॉप, एप्पल नहीं रुका, एप्पल चल रहा है, एप्पल के फ़ोन भी चल रहे हैं, एप्पल के मैकबुक्स भी चल रहे हैं, एवरीथिंग, द कंपनी इज रनिंग and thriving day by day. So it is not important that the owner should live to see the company, और जब ऑनर की डेथ हो जाएगी, अनलेस अगर वो सोल ट्रेडरशिप होती है या पार्टनरशिप होती है, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है विद द डेथ ऑफ द पार्टनर। और सोल ट्रेडरशिप में भी कंपनी, दुकान या जो भी शॉप है, जो भी बिजनेस है, वो सीज टू एग्जिस्ट विद द डेथ ऑफ द ऑनर। ठीक है, वो भी खत्म हो जाता है जैसे ही ऑनर की जिंदगी खत्म होती है, वो सब्जेक्ट टू द लाइफ ऑफ द ऑनर होता है। लेकिन जो कॉर्पोरेशन है, देयर कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज देयर, और वो जो है वो शिफ्ट होता रहता है और वो मूव करता रहता है। कंपनी जो कॉर्पोरेशन है वो चलती रहती हैं। सो वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ, जब एडवांटेजेस हमने देख लिए हैं तो हमें थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी देख लेने चाहिए कि आपने अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको अच्छाइयों के साथ ना आप कन्वर्ट करें, आप उसकी बुराइयों के साथ भी उसको एक्सेप्ट करें। कि हमने अगर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है तो हम उसके डिसएडवांटेजेस को भी देख लें एक नज़र, कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ गेटिंग इनटू दिस कॉरपोरेशन बिजनेस। सो कॉरपोरेशन की तरफ जाना है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी पड़ेगी, दैट इज़ दी, अगर इसको मैं थोड़ा सा रेड में देख लूँ, दैट इज़ दी हैवी टैक्सेशन। ठीक है, हैवी टैक्सेशन। अच्छा, टैक्सेशन ज़्यादा है, समटाइम देयर इज डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन कैसे होती है कि जी, कॉरपोरेशन ने कॉरपोरेशन ने पैसा अर्न किया, बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट में पैसा आया, उन्होंने 37 और 38% के हिसाब से टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को। अच्छा, अब जब टैक्स पे कर दिया उसके बाद उनकी जो इनकम रह गई, अर्निंग आफ्टर टैक्स,
ठीक है। वो अर्निंग आफ्टर टैक्स में से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को, जो उनके मालिक हैं, उनको उन्होंने डिविडेंड दिए। डिविडेंड दिए किनको दिए? उन्होंने शेयर होल्डर्स को दिए। ठीक है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिए। जब शेयर होल्डर्स के पास अर्निंग आई डिविडेंड की शक्ल में, उन्होंने मजीद टैक्स जो है वो पे किया गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे भी कॉरपोरेशन अपना टैक्स पे कर रही है, इधर शेयर होल्डर अपना टैक्स पे कर रहे हैं। तो समटाइम देयर इज हैवी टैक्सेशन और देयर इज डबल टैक्सेशन। ठीक है, तो ये भी आपके पास चीजें आ जाती हैं। सेकंड इसके अंदर ये है कि आप कॉरपोरेशन बिजनेस करना, कॉरपोरेशन चलाना इट्स नॉट दैट इजी। उसके लिए आपको काफी ज्यादा रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। कंट्री टू कंट्री ये रेगुलेशंस चेंज होती रहती हैं। सो देयर आर ग्रेटर ग्रेटर रेगुलेशंस। ठीक है, रेगुलेशंस काफी ज्यादा होती हैं आपको, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो जाते हो। और SECP जो है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, वो आपको रजिस्टर्ड करता है। और फिर आपका SEC और आपकी भी रेगुलेशंस आपकी होती हैं, सारा कुछ चलता है आपका। और आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलना पड़ता है, अपनी काउंटिंग को स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करना पड़ता है, ताकि वो सिंक्रोनाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन आ जाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द रेगुलेशंस इन केस ऑफ, जब आप कॉर्पोरेशन की तरफ, जब आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाते हो, इनकॉर्पोरेशन की तरफ लेके जाते हो, और जब आप इसको फॉर्म कर रहे हो तो कंपनी को, तो कंपनी इज नॉट नॉट द सिंपल टास्क के कोई भी इंडिविजुअल लेके उसे बना ले। देयर इज हैवी कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन इज वेरी हाई। in case of sole trader सिर्फ the cost of formation is very low, but in case of corporation the cost of formation is very high, और वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और sometime separation separation of ownership and management, sometime it is good। ठीक है, समटाइम इट इज़ वेरी गुड कि ऑनरशिप और मैनेजमेंट की जो सेपरेशन है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ बैड। और इसकी वजह से जब इन दोनों के दरमियान लड़ाई होती है तो उसको हम कहते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम, एजेंसी प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो एजेंट है ऑनर्स की। ऑनर चूंकि कंपनी से बाहर है, आम बंदा भी ऑनर है उसका, और वो कंपनी से बाहर होते हैं, वो कंपनी के अंदर कभी भी नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, मोस्टली ये देखा जाता है कि शेयर होल्डर आर दी आउटसाइडर्स, और जो अंदर होते हैं वो मैनेजमेंट काम कर रही होती है। मैनेजमेंट किसके बिहाफ पे काम कर रही होती है? ऑनर्स के बिहाफ पे काम कर रही होती है, और अर्निंग करके उन्होंने ऑनर्स को बेनिफिट पहुंचाना होता है। सो मैनेजमेंट इज द एजेंट ऑफ द ऑनर्स। और जब वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब अपने पर्क्स को बढ़ाते हैं, क्योंकि ऑनर्स तो डेफिनेटली इंटरफेयर नहीं कर सकते ऑपरेशंस में। तो जो मैनेजमेंट है वो जो संभाल रही है, हो सकता है वो अपने अपने लिए ज़्यादा फ़ायदा कर रहे हों और शेयर होल्डर्स के लिए इतना फ़ायदा ना कर रहे हों, तो वहाँ पर एजेंसी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, सो अब जब हम लोग ये कर लेते हैं कॉरपोरेशन, तो उसके अंदर ये मसले मसाइल भी आते हैं कि बाय लॉ जो कॉरपोरेशन है उनको क्या करना पड़ता है। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट बाय लॉ जो है वो क्या आ जाती है कंपनीज के पास। वो रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट क्या है जी कंपनी के पास, कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनानी पड़ती हैं, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। मोस्ट कॉमन जो स्टैंडर्ड्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अंदर हमारे पास जो आ जाते हैं वो है जी गैप। इनको कहते हैं जी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इनके मुताबिक बनानी पड़ती हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
इसके अलावा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं जिनको IAS कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और भी स्टैंडर्ड आ जाते हैं जी, IFRS आ जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इनके मुताबिक कंपनीज जो हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है रिक्वायर्ड बाय लॉ के कंपनी को अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना पड़ता है, उन्हें ऑडिट करवाना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाना पड़ता है बाय इंडिपेंडेंट CPA। CPA is the Chartered Public Accountant, ठीक है। CPA आपका चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट होता है जो ऑडिट करके बताता है जी कंपनी के अकाउंट्स ठीक हैं कि नहीं ठीक। उनके बाद आपको फेडरल सिक्योरिटी लॉ के साथ कंप्लाई करना पड़ता है, कंप्लाई विद फेडरल सिक्योरिटीज लॉज, मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के लॉज के साथ। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करवानी पड़ती है, एनुअल रिपोर्ट्स आपको सबमिट करवानी पड़ती है। कहाँ पर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सबमिशन कहाँ पे करवानी पड़ती है, तो SEC, पाकिस्तान में SECP है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वैसे हर मुल्क की एक SEC होती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। वो रिव्यू के लिए आपने रिव्यू ऑफ SEC के लिए आपको करवानी पड़ती है ये सबमिट, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ता है जी अपनी कॉरपोरेशन को, जब अगर आपने उसको फॉर्म करना है, ठीक है। जब आप कॉरपोरेशन को फॉर्म करते हैं तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने पड़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉरपोरेशन, ठीक है। उसके लिए आपको जो है क्या बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये जमा कराना होता है। एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये जमा कराने पड़ते हैं रजिस्ट्रार को। ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप ये जमा करवाते हो। डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद आप प्रोस्पेक्टस जमा करवाते हो। प्रोस्पेक्टस इज द इनविटेशन टू बाय द स्टॉक ऑफ द कॉर्पोरेशन, आपने जो कॉर्पोरेशन के स्टॉक्स बेचने हैं उसकी इनविटेशन होती है, ये सारे आपको जमा करवाने पड़ते हैं। ये जमा करवाने के बाद आपका जो है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाता है, आप अपना जो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दिया जाता है, आप उसमें अपना बिजनेस जो है वो क्या कर देते हो, शुरू कर देते हो। और आपको जो है ये सारी चीज़ें अपनी क्या करनी पड़ती हैं। फिर आप जब जब इनकॉर्पोरेट हो जाता है बिजनेस, तो इनकॉर्पोरेट होने के लिए जब प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं तो इनविटेशन टू बाय शेयर्स होता है। जब IPO होता है तो शेयर इशू कर दिए जाते हैं। जब शेयर इशू कर दिए जाते हैं तो आपके पास कौन आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास कॉर्पोरेशन की एक हायरार्की बनती है, मतलब सबसे ऊपर आपके पास जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। अगर आप इसको जो है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना चाहो, ऑर्गेनाइजेशन इसको मैं कह देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं।
ठीक है, शेयर होल्डर्स अपनी एक एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं। शेयर होल्डर्स जो होते हैं यही वो लोग हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। इनके पास जो है वो वोटिंग राइट होता है। ठीक है, शेयर होल्डर्स की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, इसकी एक टाइप होती है जो कॉमन शेयर होल्डर्स, कॉमन स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स, प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स। अभी हम कॉमन शेयर होल्डर्स की बात करेंगे क्योंकि मोस्ट कॉमनली हमारे पास कॉमन शेयर होल्डर्स होते हैं, जो आम शेयर होल्डर्स हमारे होते हैं। उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। वोटिंग राइट्स जो होते हैं, या वो खुद वोट करते हैं या उनके जगह उन कोई और बंदा एज अ प्रॉक्सी वो उसको वो कह देते हैं कि जी जाके वोट आप देते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर इनका राइट होता है कि वोट कर सकते हैं। दूसरा इनका राइट क्या होता है कि ये जो है वो डिविडेंड में इनका पार्ट होता है, डिविडेंड प्रोपोर्शन। और जब एसेट बिक रहे होते हैं तो अगर एसेट कोई बच जाए तो उसके ऊपर इनका राइट होता है रेजिडुअल क्लेम, जिसको कहते हैं रेजिडुअल क्लेम ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये शेयर होल्डर्स के कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स इनको इन राइट्स के ऊपर जो है वो चलती है। अब रेजिडुअल क्लेम का मतलब ये है कि सबसे एंड पे इनको मिलता है जो मिलता है। मतलब जब कंपनी अगर बंद हो रही है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो उस में सबसे पहले डेट होल्डर जिन्होंने उधार दिया हुआ उनको पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को जो है प्रेफरेंस दी जाती है, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आम जो कॉमन शेयर होल्डर्स हैं उनको दिया जाता है। इस तरह प्रॉफिट में भी हिस्सा सबसे एंड पे इनको दिया जाता है। ये कॉमन सी बात है क्योंकि अगर आप एक सोल ट्रेडर हैं, अगर आप एक मालिक हैं, एक दुकान के भी मालिक हैं, तो आपने अगर अपनी दुकान सेल कर दी है तो सबसे पहले आप उधार उतारते हो। उधार उतारने के बाद सारे एसेट बेचने के बाद उधार उतारते हो, जिन लोगों के पैसे देने होते हैं पैसे दे देते हो, सारा कुछ देने दिलाने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो आप अपनी पॉकेट में डालते हो। तो ये कॉमन शेयर होल्डर्स आर द मेन शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब जो कॉमन शेयर होल्डर्स हैं वो अपने वोटिंग राइट के जरिए क्या करते हैं, वो वोटिंग राइट के जरिए हायर करते हैं जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो डेली बेसिस की एक्टिविटीज को देखते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आगे आ जाते हैं जी आपके पास जो काम को देखते हैं, दैट आर द प्रेसिडेंट्स, जो रिपोर्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के आगे जो है ज़रा शाखाएं डिफरेंट हो जाती हैं, चेंज हो जाता है काम। प्रेसिडेंट के आगे आपके पास मुख्तलिफ लोग आ जाते हैं जो प्रेसिडेंट को सपोर्ट करते हैं। इसमें आ जाते हैं जी आपके पास सेक्रेटरीज। ठीक है, इसमें आ जाते हैं जी आपके पास ट्रेजरर। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी कंट्रोलर। दो मेन बंदे हैं, ट्रेजरर और कंट्रोलर। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट्स आ जाते हैं जी, अदर वाइस प्रेसिडेंट्स। ट्रेजरर जो है वो सारे फंड्स को देखता है। कंट्रोलर जो है सारी अकाउंटिंग एक्टिविटी को देखता है। ठीक है, तो ये दो इनके काम होते हैं। अब हमें कैसे पता लगता है जी कि ये कॉरपोरेशन है? यहाँ पर एक बंदा है जी एबीसी। अब मुझे कैसे पता है कि ये इस कॉरपोरेशन का शेयर होल्डर है, मतलब मालिक है? इसके पास कुछ तो होना चाहिए ना।
इसने कॉरपोरेशन को फंड दिया, कॉरपोरेशन ने इसे एक सर्टिफिकेट दे दिया, उस सर्टिफिकेट को कहते हैं जी शेयर। ठीक है, ये शेयर एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि जी ये एबीसी जो है ये इस कंपनी का क्या है जी, मालिक है। कितना मालिक है? जितना उसका शेयर है, जितने का उसने शेयर खरीदा है, जितने का उसने शेयर खरीदा है वो उतने का उस कंपनी का क्या हो जाता है, मालिक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो था शेयर के बारे में बता दी। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके शेयर होल्डर सेलेक्ट करते हैं और ये सारी कंपनी को मैनेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जो सेक्रेटरीज होते हैं वो क्या देखते हैं जी, वो सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो ट्रेजरर है वो कस्टोडियन ऑफ फंड होता है, फंड को संभालता है। ठीक है, कंट्रोलर जो है एक किस्म का ये अकाउंट्स को देखता है, मतलब ये एक चीफ अकाउंटेंट होता है। ठीक है, ये क्या कौन होता है? चीफ अकाउंटेंट होता है, जो सारे अकाउंट्स की एक्टिविटी को देख रहा होता है और उनके स्टैंडर्ड्स को देख रहा होता है। ठीक है, और अदर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो दूसरे को काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जब अब कंपनी ने जब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जब लिखता है, जो डॉक्यूमेंट्स लिखता है कंपनी को बनाने के लिए, उसके अंदर वो कुछ लिख देता है कि जी हम इतने टोटल शेयर्स इशू करेंगे। ठीक है, और उनको इजाज़त लेनी पड़ती है, वो मेमोरेंडम में अपनी इजाज़त वो लेता है कि मतलब मेमोरेंडम में वो लिख देता है कि हम इतने टोटल शेयर्स इशू करते हैं। मतलब जो मेमोरेंडम में लिखा होता है, जो मेंशन होता है उसकी बुक्स में, टोटल जितने शेयर्स इशू कर सकती है कंपनी, वो आ जाते हैं हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल ये वो कैपिटल है जो कंपनी को अथॉरिटी दी गई है, कंपनी इतने शेयर्स इशू कर सकते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि मेरा एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। ठीक है, और मैं जो है वो इजाज़त लेता हूँ जी 10 लाख, मुझे मेमोरेंडम में इजाज़त मिली हुई है 10 लाख डॉलर मैं रेज कर सकता हूँ कैपिटल, बस। ठीक है, तो एक शेयर की कीमत अगर 10 रुपये है तो मैं टोटल नंबर ऑफ जो ऑथराइज कैपिटल है वो मेरे पास है 1 लाख का। मतलब 1 लाख में शेयर्स जो है वो ऑथराइज होंगे, मैं इतने टोटल शेयर्स इशू कर सकता हूँ। हर शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो 1 लाख को मैं अगर 10 से ज़रब करूँ तो मेरे पास 10 लाख बन जाता है। मतलब टोटल लिमिट मैं जो है वो अचीव कर लेता हूँ विद 1 लाख शेयर्स। तो मुझे ऑथराइज कैपिटल दिया गया है जी कि मैंने इतना शेयर में इशू कर सकता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट द कंपनी कैन सोल्ड टू द पब्लिक, कितने शेयर कंपनी सोल्ड कर सकती है? 1 लाख शेयर जो है वो कंपनी सोल्ड कर सकती है। ठीक है, अब ये मैं देख लेता हूँ, ये मेरे पास एक ऑथोराइज्ड कैपिटल का एक पोर्शन है। ठीक है, लेट्स से मेरे पास ये सारा ऑथोराइज्ड कैपिटल है, इसमें से मैं इसके दो पार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाता है इशूड कैपिटल, इशूड शेयर्स या इशूड कैपिटल कह लो इसे, इशूड शेयर्स, और इधर आ जाते हैं जी अनइशूड शेयर्स। अब ये एज अ कॉरपोरेशन अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, मेरा डिसीजन है कि जी कि मैंने मुझे 1 लाख शेयर्स में इशू कर सकता हूँ। हो सकता है इसमें से मैं 50,000 शेयर अभी इशू कर दूँ, 50,000 शेयर मैं अपने पास रख लूँ, तो मेरे पास 50,000 शेयर जो है वो इशूड हो जाएंगे और बाकी 50,000 शेयर जो हैं वो अनइशूड शेयर में चले जाएंगे। तो ऑथराइज शेयर का वो पार्ट जो कंपनी इशू करती है जनरल पब्लिक को, वो इशूड शेयर कहलाते हैं। ठीक है, वो जो सोल्ड कर दिए हैं। ठीक है, और सेल कौन करता है? सेल जी हम लोग खुद नहीं कर सकते, हमारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी ऑक्शन रखवाते हैं, जो हमारा आईपीओ अरेंज करते हैं। उसके अंदर आपके पास ब्रोकरेज फर्म्स भी आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी आ जाते हैं, आपके पास बैंक्स भी आ जाते हैं, कई ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जो आपको करती हैं। और मोस्टली ये जो आपके बिहाफ पे शेयर इशू करते हैं, इनको हम लोग कहते हैं अंडरराइटर्स। अंडरराइटर शेयर इशू करते हैं आपके बिहाफ पे, और अगर कोई शेयर अगर नहीं बिकता या बच जाता है तो वो अंडरराइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो खुद खरीद लेते हैं आगे बेचने के लिए, या उनके पास कोई एग्रीमेंट होता है, ये इस तरह कर लेते हैं इसको। ठीक है, अनइश्यूड शेयर जो है वो ऑथराइज शेयर का वो पार्ट है जो अभी तक जनरल पब्लिक को हमने बेचे नहीं।
ठीक है, अगेन हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इशूड शेयर थे। इशूड शेयर के मजीद दो पार्ट आ जाते हैं आपके पास। इशूड शेयर्स, इसमें एक आ जाते हैं हमारे पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स, और दूसरे आ जाते हैं हमारे पास ट्रेजरी स्टॉक्स। मेन एसेंस आउटस्टैंडिंग शेयर्स है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स वो शेयर्स हैं जो जनरल पब्लिक के पास पड़े हैं। ठीक है, आर द इशूड शेयर दैट आर ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। जबकि ट्रेजरी स्टॉक्स भी इशूड शेयर्स का पार्ट होते हैं, लेकिन ये शेयर जो है वो कंपनी ने वापस खरीद लिए होते हैं मार्केट से। कंपनी ने अपने पास, ट्रेजरी शेयर्स आर इशूड शेयर्स दैट हैव बीन रीएक्वायर्ड, मतलब दोबारा से खरीद लिए जाते हैं, रीएक्वायर्ड बाय द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन इसको दोबारा से खरीद लेती है इन शेयर्स को। ये क्या आ जाते हैं आपके पास, ट्रेजरी स्टॉक्स आ जाते हैं। ठीक है, ट्रेजरी शेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हम आउटस्टैंडिंग शेयर्स की तरफ आते हैं। कंपनी जो है जब भी शेयर इशू करती है आईपीओ में या कुछ भी, मेमोरेंडम में वो एक आर्बिट्रेरी उसकी वैल्यू लगा देते हैं। पाकिस्तान में हर शेयर की कीमत जो है, अगर हम बात करें तो ₹10 है। ठीक है, मतलब उसकी जो पार वैल्यू है, इसको हम पार वैल्यू कहते हैं, पार वैल्यू ₹10 है। ठीक है, हर शेयर की। लेकिन अब आप कहेंगे कि ₹10 है, जब हम ओजीडीसीएल का शेयर देखते हैं, लेट से उसके शेयर की कीमत 700 है। एक शेयर की कीमत, एक शेयर की कीमत क्या है, 700 है। ये उसकी क्या है, ये उसकी वर्थ है ओजीडीसीएल की। ये जो 700 है ये उसकी क्या है, मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस। ठीक है, जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो जरूरी नहीं है कि वो पार वैल्यू पे शेयर इशू करे। पार वैल्यू तो एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है, जो उसको एक वैल्यू दी हुई है जिसपे वो बता सकती है कि हमारे शेयर की वर्थ क्या है, मतलब शेयर कितने का है, हमने कितने का हमारे पास शेयर है, मतलब उसकी जो मेन कीमत है वो 10 रुपए है। लेकिन मार्केट के अंदर वो कितने का फ्लोट हो रहा है, वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस बताती हैं, उसकी मार्केट की कंडीशंस बताती हैं कि वो उस शेयर की कीमत क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वो शेयर उसकी कीमत बढ़ती है, कम होती है, शेयर होल्डर्स को बेहतर, तो मार्केट प्राइस जो है वो हर उस शेयर की कीमत जो मार्केट में जितने का वो बिक रहा है, जो मार्केट में जितनी उसकी डिमांड है उसके हिसाब से सेट होती है, वो मार्केट प्राइस कहलाती है। ठीक है, तो हम शेयर होल्डर इक्विटी को जब रिकॉर्ड करते हैं तो पार वैल्यू कॉमन स्टॉक के हिसाब से उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपने पास। ठीक है, उसकी एक पार वैल्यू होती है, पार वैल्यू के हिसाब से हम उसको अपने पास क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो इसकी अकाउंटिंग है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि इसको किस तरह अकाउंट्स हम इसके कर सकते हैं। शेयर पार वैल्यू पे हम इशू करेंगे और उसको इशुएंस की हम एंट्रीज अपने पास करेंगे कॉमन स्टॉक होल्डर्स की, कॉमन शेयर की। तो हमारे पास एक लेक्चर है इसका जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें करेंगे। सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट द शेयर होल्डर इक्विटी, और उसमें हमने कहा जी सबसे पहले हमने कॉर्पोरेशन की फॉर्मेशन की बात की, कॉर्पोरेशन के बेनिफिट्स की बात की, कॉर्पोरेशन होती क्या है, अपनी एक कॉमन सील होती है उनकी, और उसके अलावा जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ठीक है, और उसके बाद इट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद दिस कॉमन सील, इट कैन सू और इट कैन बी सूड। ठीक है, वो उसका अपना एक नाम होता है। सही है, उसके बाद हम लोग ने जो कॉर्पोरेशंस के बाद उसके एडवांटेजेस के, अनलिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसके अंदर, और बेनिफिट एक्सपेंशन होती है, इजी ट्रांसफरेबिलिटी होती है। इसके डिसएडवांटेजेस देखें, एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये कुछ डिसएडवांटेजेस हमने इसके अपने पास नोट किए। ठीक है, हैवी टैक्सेशन हो जाती है, ग्रेटर रेगुलेशंस हो जाती हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप ऑलवेज क्रिएट सम काइंड ऑफ एजेंसी प्रॉब्लम है। सो देयर आर सम रिक्वायरमेंट बाय द लॉ, हमने वो भी देखी कि अगर हमने कॉर्पोरेशन बनानी है तो उसके बाद हमने कुछ लॉ को भी फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल वी हैव टू फॉलो सम स्टैंडर्ड्स, वी हैव टू फॉलो गैप, वी हैव टू फॉलो आईएस आईएफआरएस।
और हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाना है किसी इंडिपेंडेंट सीपीए से, चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट से, हम उसे ऑडिट करवाएंगे। फिर हमें फेडरल सिक्योरिटी लॉज को कंप्लाई करना है, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों की एनुअल इन्फॉर्मेशन है वो हमने एसईसी को देनी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को, फॉर द रिव्यू। जब कॉर्पोरेशन बन जाती है तो कॉर्पोरेशन क्या इशू करती है, शेयर इशू करती है, वो हमारा पार्ट आ जाता है शेयर होल्डर इक्विटी में। और शेयर होल्डर इक्विटी में हम मोस्ट कॉमनली बात करते हैं, शेयर होल्डर इक्विटी के दो पार्ट होते हैं। आज हमने एक डिस्कस किया, दैट इज द कॉमन शेयर होल्डर्स। कॉमन स्टॉक होल्डर्स आर द मेन शेयर होल्डर जिनका रेजिडुअल क्लेम होता है ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। रेजिडुअल क्लेम का मतलब ये है कि सारे क्लेम पूरे करने के बाद सबसे एंड पे इनको जो है वो हिस्सा दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो डिविडेंड का भी इनका कोई फिक्स नहीं होता कि इनको प्रॉफिट में हिस्सा देना है कि नहीं देना। इनके पास एक वोटिंग राइट होता है कि वोट कर सकते हैं, वोट करके कंपनी के मेन डिसीजंस को ये चेंज कर सकते हैं, मेन डिसीजन को ये अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हायर करना और बड़े चेंजेस जो हैं ये लेकर आ सकते हैं अपने वोटिंग राइट्स के ऊपर। इनका डिविडेंड पे राइट्स होता है। फिर इनकी शेयर ये क्या करते हैं, फिर हमने थोड़ा सा फ्लो चार्ट देखा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हायर करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आगे प्रेसिडेंट को रखते हैं, प्रेसिडेंट के आगे काफी लोग आ जाते हैं, सेक्रेटरीज आ जाते हैं। सेक्रेटरीज जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स देखते हैं, लीगल एग्रीमेंट्स देखते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो ट्रेजरर आ जाता है, ट्रेजरर जो होता है वो कस्टोडियन ऑफ फंड होता है। फिर आपके पास कंट्रोलर आ जाता है, कंट्रोलर जो है वो चीफ अकाउंटेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद अदर वाइस प्रेसिडेंट आपके पास जो है वो आ जाते हैं। कॉर्पोरेशन में शेयर इशू किए जाते हैं, हमारे पास मोस्ट कॉमनली कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं। और कॉमन स्टॉक होल्डर्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि अभी जो हमने थोड़ी सी डिस्कशन की, कॉमन स्टॉक होल्डर्स के अंदर हमारे पास शेयर होते हैं और हमें इजाज़त मिलती है कि हम मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकते हैं, मतलब शेयर्स के थ्रू हम कितना फंड इकट्ठा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा कि हमें 10 लाख, हम $10 लाख तक फंड इकट्ठा कर सकते हैं, तो उसके लिए हम सिर्फ 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं। ऑथराइज कैपिटल हमारे पास 1 लाख है। ज़रूरी नहीं है कि हम 1 लाख ही शेयर इशू करें, हम जो है उसमें से कुछ पोर्शन इशू कर सकते हैं, कुछ पोर्शन इशू नहीं कर सकते। जो पोर्शन हम इशू कर देते हैं उसे इशूड शेयर कहते हैं, पेड अप कैपिटल भी कहा जाता है। इशूड शेयर के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं जो ओन बाय द शेयर होल्डर्स होते हैं, और ट्रेजरी स्टॉक होते हैं विच इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी होते हैं, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग शेयर्स के अंदर दो किस्म की वैल्यूज होती है, एक तो पार वैल्यू होती है, दूसरी मार्केट प्राइस होती है, मार्केट वैल्यू जिसको हम कह देते हैं। पार वैल्यू जो है एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है जो मेमोरेंडम के अंदर हमने लिखनी होती है, हम उसके अंदर लिख देते हैं कि जी दिस इज द पार वैल्यू ऑफ द स्टॉक। जरूरी नहीं है इसी का हो सकता, आईपीओ के टाइम पे भी हो सकता है पार वैल्यू पे शेयर ना इशू किया जाए। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पे भी शेयर जो है वो महंगा इशू किया जा सकता है, ठीक है। तो इट इज जस्ट एन आर्बिट्रेरी वैल्यू। ज़रूरी नहीं है कि पार वैल्यू हो किसी शेयर की, हो सकते नहीं हो, तो उसमें भी हो जाता है कि विदाउट पार वैल्यू भी हम स्टॉक्स इशू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कहा पार वैल्यू 10 रुपये है, पाकिस्तान के सारे स्टॉक्स की पार वैल्यू जो है वो 10 रुपये है। सो इसके जो लेकिन मार्केट वैल्यू जो है वो काफ़ी डिफरेंट है, सबकी डिफरेंट है। अब OGDCL की मार्केट वैल्यू लेट से 700 या 700 से ऊपर है, तो मार्केट प्राइस 700 है, पार वैल्यू उसकी 10 रुपये है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसकी अकाउंटिंग करेंगे शेयर्स की, जब हम शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है। शेयर को हम लोग इशू करके जिस तरह हम प्रेफर्ड स्टॉक के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये सारी बातें हमारी नेक्स्ट लेक्चर में होगी। थैंक यू वेरी मच फी ईमान अल्लाह।